बार्टर सिस्टम को समझने से पहले हमें साइलेंट ट्रेड, जिसे साइलेंट बार्टर भी कहा जाता है, उसे समझना पड़ेगा। ये एक तरीका है जिसमें व्यापारी एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। मान लीजिए ग्रुप ए अपने सामान एप्पल को एक स्थान पर छोड़ता है और घंटी, आग या ढोल की आवाज़ से संकेत करता है कि सामान छोड़ा गया है। फिर ग्रुप बी उस स्थान पर आता है, ग्रुप ए की सेबों की जांच करता है और जो वस्तुएं उसे बदलने के लिए चाहिए वे छोड़कर वापस चला जाता है। जैसे केला, ग्रुप ए फिर लौटता है, या तो वो व्यापार स्वीकार करता है या फिर अपने सामान को वापस रखकर ग्रुप बी को सामान बदलने या उसमें कुछ जोड़ने का मौका देता है। व्यापार तब समाप्त होता है जब ग्रुप ए ग्रुप बी द्वारा दिए गए सामान को एक्सेप्ट करता है और उसे हटा लेता है, जिससे ग्रुप बी अपने सामान को हटा सकता है। यह सिस्टम प्राचीन अफ्रीका के कई हिस्सों में उपयोग की जाती थी। साइलेंट ट्रेडिंग मुख्य रूप से 500 से 1500 ईस्वी के बीच उपयोग में थी। बार्टरिंग की शुरुआत 6000 ईसा पूर्व में हुई थी। यह प्रथा मेसोपोटामिया की जनजातियों द्वारा शुरू की गई थी। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बिना किसी पैसे के लेन देन के माध्यम का यूज किए बिना एक दूसरे से वस्तुओं का एक्सचेंज किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, एक किसान को एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो न केवल उसकी उगाई हुई फसल चाहता हो, बल्कि बदले में किसान को वही चीज़ दे सके जिसकी उसे ज़रूरत है। बेबीलोन के नागरिकों ने एक इम्प्रूव्ड बार्टरिंग सिस्टम विकसित की थी, जिसमें फूड, चाय, हथियार या मसालों का एक्सचेंज किया जाता था। नमक इतना कीमती था कि रोमन सैनिकों को वेतन के रूप में दिया जाता था। मध्यकाल में यूरोपियन लोग दुनिया भर में यात्रा करते थे, कारीगरी और फरों का आदान प्रदान सिल्क और इत्र के बदले करते थे। कॉलोनियल अमेरिकन्स मस्केट बॉल्स, हिरण की खाल और गेहूं का आदान प्रदान करते थे। जब पैसे का आविष्कार हुआ तो बार्टरिंग खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह और अधिक व्यवस्थित हो गया और समय के अनुसार इसमें बदलाव आया। बार्टरिंग के फायदे के साथ नुकसान भी है। जैसे आप जिसके साथ व्यापार कर रहे हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी है? सामने वाले व्यक्ति के पास यह साबित करने का कोई प्रमाण नहीं होता कि वह सही है। इसमें कोई वारंटी भी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आप जो सर्विसेज और सामान बदले में ले रहे हैं वे खराब या डिफेक्टिव हो सकते हैं। आप शायद नहीं चाहेंगे कि एक नया और अच्छी कंडीशन में काम करने वाला खिलौना उस खिलौने के बदले में ले जो पुराना हो और बिल्कुल काम ना करता हो। कमोडिटी मनी, यह वह मुद्रा है जिसका मूल्य उस वस्तु से आता है जिससे वह बनी होती है। वस्तु मुद्रा में ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो स्वयं में उपयोगी या मूल्यवान होती हैं और जिनका उपयोग सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है। लगभग 9000-6000 ईसा पूर्व जब पशुओं को पालतू बनाया गया और फसलों की खेती शुरू हुई थी, तब मवेशी और कृषि उत्पादों का उपयोग पैसे के रूप में किया जाने लगा। हालांकि कृषि उत्पादन की प्रकृति ऐसी होती है कि फसल को तैयार होने में समय लगता है। किसान को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जिन्हें वह तुरंत चुकता नहीं कर सकता। इस तरह ऋण और उधार का विचार आया। 3000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में पहली नगरियों की स्थापना ने पैसे के अगले सरलतम रूप, संपत्ति आधारित ऋण या प्रतिनिधि धन के लिए आधार तैयार किया। किसान अपना अनाज मंदिर में जमा कर सकते थे और मंदिर इसे मिट्टी की पट्टियों पर दर्ज कर उन्हें एक मिट्टी का टोकन, रसीद देता था। इस रसीद का उपयोग किसान मंदिर को शुल्क या अन्य ऋण चुकाने के लिए उपयोग कर सकते थे। चूँकि मंदिर में जमा अधिकांश अनाज जौ होता था, इसलिए जौ को एक निश्चित मात्रा की माप इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। वैदिक समाज में गायों को संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का मुख्य सूचक माना जाता था। गोमत जैसे शब्द, जिसका अर्थ है गायों का स्वामी, समृद्धि को दर्शाते थे। गायों का उपयोग लेन देन, दहेज और यहाँ तक कि धार्मिक अनुष्ठानों में भेंट के रूप में भी किया जाता था। कृषि के आगमन के साथ भूमि एक और महत्वपूर्ण संपत्ति बन गई। भूमि उपजाऊ होना भोजन और संसाधनों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करता था, जिससे यह कृषि समाजों में संपत्ति का मुख्य मापदंड बन गया। सोना और चांदी विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते थे, जिससे विभिन्न राज्यों और समुदायों के बीच व्यापार सुगम हुआ। धातु को लंबे समय से पैसे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। भारत में पहले पीएमसी सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स, संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इंडो गैंगेटिक मैदान के महाजनपदों द्वारा ढाले गए थे। इस काल में सिक्कों को पंच चिन्हित सिक्के कहा जाता था।
इन सिक्कों पर कुछ पर एक प्रतीक बना होता था, जैसे सौराष्ट्र के सिक्कों पर कुबड़ वाला बैल, दक्षिण पंचाल के सिक्कों पर स्वास्तिक। अन्य सिक्कों पर जैसे मगध के सिक्कों पर कई प्रतीक अंकित होते थे। ये सिक्के चांदी के होते थे जिनका वजन मानक होता था, लेकिन आकार अनियमित रहता था। इन्हें चांदी की छड़ों को काटकर बनाया जाता था और सही वजन प्राप्त करने के लिए किनारों को काटा जाता था। इन सिक्कों का उल्लेख मनुस्मृति, पाणिनि और बौद्ध जातक कथाओं में मिलता है। उत्तर भारत में ये सिक्के 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक प्रचलित रहे, जबकि दक्षिण भारत में इनका प्रयोग 3 शताब्दियों से अधिक समय तक जारी रहा, खासकर उन वस्तुओं की तुलना में जैसे मवेशी, कौड़ी के शंख या नमक। इसका कारण यह है कि धातुएं टिकाऊ, पोर्टेबल और आसानी से बांटने लायक होती हैं। सोने का पैसे के रूप में प्रयोग 4वीं सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व तक देखा गया है, जब मिस्रवासियों ने निश्चित वजन के सोने की छड़ों का उपयोग लेन देन के माध्यम के रूप में उपयोग किया था। ऐसा ही पहले मेसोपोटामिया में चांदी की छड़ों के साथ किया गया था। गांधार से खुदाई में चौथाई स्वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण शब्द न केवल सोने के सिक्कों के लिए उपयोग होता था, बल्कि यह प्राचीन भारत में एक वजन का मापदंड भी था। गुप्त साम्राज्य ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के बनाए, जिनमें गुप्त सम्राटों को विभिन्न अनुष्ठान करते हुए दर्शाया गया है। मानक सोने का सिक्का 8 ग्राम का दिनार था, जो रोमन डेनारियस से प्रेरित था। बाद में स्कंदगुप्त ने 9.2 ग्राम का सुवर्ण जारी किया था। चांदी का रूपक दिनार 1/16 का था और इसका वजन लगभग 20 रत्ती का था। गुप्त साम्राज्य के शानदार सोने के सिक्के, जिनमें अनेक प्रकार और अनगिनत विविधताएं थी, जिन पर संस्कृत में शिलालेख थे, भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त, जिन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, न केवल सोने के सिक्के जारी किए, उनके शासन के दौरान 7 अलग अलग प्रकार के सिक्के जारी हुए। इनमें सबसे आम और विशिष्ट प्रकार धनुर्धर प्रकार का सिक्का है, जो कम से कम 8 गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया और गुप्त साम्राज्य में मानक प्रकार था। उसके बाद बहुत सारे शासकों जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठाओं ने अपने अनुसार सिक्कों को बनाया। शेर शाह सूरी ने अपने 5 साल के शासनकाल में एक नया नागरिक और सैन्य प्रशासन स्थापित किया। उन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया, जिसका वजन 178 ग्रेन था और इसे रुपया कहा गया। वह रुपया भारतीय मुद्रा का आधार बना और आगे चलकर कई शताब्दियों तक प्रचलन में रहा। 1604 से 1605 के दौरान मुगल शासकों ने हिंदू देवी देवताओं के सम्मान में सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर राम और सीता की आकृतियाँ अंकित की थी। ये सिक्के चांदी और सोने में ढाले गए थे। हालांकि इन सिक्कों का निर्माण अकबर की मृत्यु के तुरंत बाद समाप्त हो गया। कागजी मुद्रा पहली बार 11वीं शताब्दी में चीन में सांग वंश ने शुरू की थी। हुआंयू की सांग वंश की सरकार के पास नए सिक्के बनाने के लिए तांबे की कमी हो गई थी, तो इस समस्या के समाधान के रूप में उन्होंने पहली बार आम प्रचलन के लिए कागजी मुद्रा जारी की, जिसे जियोजी कहा गया।